हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप कि आप स्लॉट्स बुक कर करके जल्द से जल्द खुद को और अपनी फैमिलीज को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। सो गाइस, आज का ये वीडियो होने वाला है ऐसी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेरीज के बारे में जो कोविड-19 की लोन रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी के अराउंड आप सभी के चल रहे हैं इंटरनेट पे। यानी कि आप जैसे जो व्यूअर्स हैं वो जो भी क्वेरीज इस पॉलिसी के अराउंड पूछ रहे हैं इंटरनेट पे, उनमें से कुछ खास क्वेरीज को उठाकर आज हम इस वीडियो में एड्रेस करने वाले हैं। कुछ खास क्वेरीज से मेरा मतलब है मेन क्वेरीज लाइक आपके सिविल स्कोर पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, थोड़ा फर्क पड़ने वाला है, या बहुत आपका सिविल स्कोर खराब होने वाला है। ये क्वेरी बहुत लोगों का है। बहुत लोगों का क्वेरी कि अगर वो एक लोन अपना रिस्ट्रक्चर करवाते हैं तो उसी बैंक के साथ अगर उनका क्रेडिट कार्ड है तो उसका क्या होगा। फिर उसके इंटरेस्ट रेट को लेकर क्वेरीज हैं, प्रोसेसिंग फ़ी को लेकर क्वेरीज हैं, ये भी क्वेरीज हैं कि उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगेगा। तो ऐसे सारे खास क्वेरीज जो हैं वो आज यहाँ एड्रेस होने वाले हैं। आई एम श्योर अगर आप में से जिन्होंने भी ये रिस्ट्रक्चरिंग अभी तक कंसिडर कर ली है या जो अभी प्रोसेस में है उसे करने के, तो आप में से बहुतों के माइंड में ये सब क्वेरीज डेफिनेटली आए ही होंगे। और अगर नहीं आए होंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि आज का ये वीडियो देखने के बाद शायद आप भी ये क्वेश्चंस खुद से करें और अपने बैंक को करना चाहें। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा कि इस वीडियो का कोई भी सेक्शन स्किप किए बिना इसको पूरा एंड तक देखें, ताकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड भी हैं एक दूसरे से, वो सब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो हाय गाइस, माय नेम इज अमनदीप एंड आई वेलकम यू टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल DIY बैंकिंग, जिसका मीनिंग है डू इट योरसेल्फ बैंकिंग। क्योंकि हमारा एम है कि यहाँ के वीडियोस देखने के बाद आप आपकी बैंकिंग खुद कर सकें। और इसी एम को ध्यान में रखते हुए आज हम कोविड-19 के अराउंड जो RBI ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी अनाउंस कर रखी है उसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेरीज को एड्रेस करने वाले हैं। एंड आपको ये बता दूं कि हमारे इस चैनल पे हमने ये जो 5 मई 2021 को RBI का जो पॉलिसी आया था उसके ऊपर एक डिटेल्ड प्रीमियम वीडियो जो है वो पब्लिश किया था, एंड उसका लिंक अभी ऊपर आई बटन में डाल दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है और अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग कंसिडर कर रहे हैं तो उसको अभी के भी देख डालिएगा। और उसी के साथ साथ ये रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस पे जो HDFC बैंक, HDFC होम लोन्स और SBI, इन तीनों ने जो भी अपने पॉलिसीज़ अपने वेबसाइट पे रिलीज़ किए थे, उनके ऊपर भी डिटेल वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं और उनके भी लिंक्स अभी ऊपर आई बटन में आ गए होंगे। तो आप पे जो कुछ भी एप्लीकेबल है आप वो वीडियो देखकर उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहली क्वेरी उठाने से पहले एक क्विक आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे फटाफट आपके टाइम का 1 सेकंड निकाल के प्रेस कर दीजिए ताकि ये चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और उसके जस्ट पास में एक बेल आइकन है, अगर उसको आप प्रेस कर देंगे तो आपको इस चैनल पे आने वाले सारे ही नए वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो रियल टाइम बेसिस पे आ जाएंगे और आपसे कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। सो ग्रेट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, उठा लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि व्हाट विल हैपन टू माय सिविल स्कोर इफ आई ऑप्ट फॉर लोन रिस्ट्रक्चरिंग ड्यू टू कोविड। आई थिंक ये सवाल तो हम सब ने कहीं ना कहीं पूछा है और ये सबसे मुश्किल सवाल मैं सबसे पहले उठा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल रहा है। इसके ऊपर इतना ढूंढने का ट्राई किया है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े, RBI का नोटिफिकेशन मल्टीपल टाइम्स पढ़ा, पर समहाउ मुझे लगता है क्लॉज जिस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, जिस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, कहीं ना कहीं ये पूरी क्लैरिटी किसी को भी नहीं दे रहा है। इसलिए आप कोई भी न्यूज़ आर्टिकल्स इस पर उठाकर पढ़ेंगे, बड़े न्यूज़पेपर्स के भी, या फिर आप और भी किसी के ओपिनियंस इसको सुनेंगे न्यूज़ में, तो कोई भी बहुत डेफिनेटिव आंसर इस पर दे नहीं पा रहा है। हालांकि RBI ने ये तो क्लियरली लिख दिया है कि अकाउंट को स्टैंडर्ड रखते हुए रिस्ट्रक्चरिंग होगा। तो आपका अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन है, तो स्टैंडर्ड का नेक्स्ट स्टेप होता है NPA। तो इतना तो क्लियर है कि आपका अकाउंट इस रिस्ट्रक्चरिंग के बाद NPA नहीं कहलाया जाएगा, वो रहेगा तो स्टैंडर्ड ही, पर वो रिस्ट्रक्चर्ड ड्यू टू कोविड-19 जरूर कहलाया जाएगा। ये तो हमने पिछले वीडियो में भी कवर कर लिया है एंड आई एम श्योर आपने अभी तक पढ़ ही लिया होगा। बट इसमें मैं वो क्लॉज रीड कर देता हूँ जो RBI के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है इससे रिलेटेड। तो आपके स्क्रीन पर भी अभी वो क्लॉज आ गया होगा, तो एक बार उसको साथ में पढ़ लेते हैं। ये क्लॉज बोलता है कि द क्रेडिट रिपोर्टिंग बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस in respect of borrowers where the resolution plan is implemented shall reflect the restructured due to COVID-19 status। तो आपका स्टेटस जो है वो restructured due to COVID-19, ऐसा एक फ्रेज आपके सिविल रिपोर्ट में लिखा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म कर दिया है। अब आपके सिविल स्कोर पे कुछ बात नहीं करी है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि बिना आपके सिविल स्कोर को खराब किए हुए ये सेंटेंस लिखा जाएगा या इसको इतने पॉइंट से खराब करते हुए लिखा जाएगा, कहीं कुछ नहीं लिखा है। सिंपली लिखा है कि इसको टैग जो किया जाएगा वो रिस्ट्रक्चर्ड ड्यू टू कोविड-19 लिखा जाएगा। अगर आप नॉर्मली विदाउट कोविड अगर अपना कोई लोन रिस्ट्रक्चर करवाते हैं तो उसमें सिर्फ रिस्ट्रक्चर्ड लिखा आता है। तो चलो यहाँ पे उतना तो डिफरेंशिएट हो जाएगा कि आपका लोन जो है वो नॉर्मल रिस्ट्रक्चर्ड नहीं है, कोविड-19 के कारण रिस्ट्रक्चर्ड है। बट प्रैक्टिकली हमारे जैसे जो इंडिविजुअल बोरोवर्स हैं उनका इंटरेस्ट ये सब टेक्निकलिटीज़ में नहीं है। हमें एक सिंपल आंसर चाहिए कि अगर मेरा क्रेडिट स्कोर आज मैं इतने सालों से मेहनत करके 800 या 900 का अच्छा स्कोर लेके चल रहा हूँ, तो क्या वो गिर के 500-400 जाएगा, नहीं जाएगा? उसका आंसर अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं यहाँ से डिराइव कर पा रहा हूँ। अच्छा, आप आगे की लाइन पढ़ लेते हैं जो मुझे थोड़ी सी डिसहार्टनिंग लगी है और मैं आप सब लोगों के नोटिस में लाना चाहता हूँ
क्योंकि ये स्कीम का इन्वोकेशन डेट जो है वो 30 सितंबर 2021 है। तो वो जो डेट है वो बहुत पास आ रहा है, आज से अराउंड 1-1.5 महीना रह गया है उसमें। तो ये क्वेरीज इसलिए काफ़ी इंटरनेट पे बढ़ते भी जा रहे हैं, काफ़ी लोग अब हैरान परेशान होते जा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये सब चीज़ें अभी से समझकर एक अकॉर्डिंगली एक डिसीजन लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके सिविल स्कोर पे बात आए इस रीज़न के कारण। तो आगे की लाइन पढ़ते हैं, ये लिखते हैं, द क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द बोरोअर्स शैल कॉन्सिक्वेंटली बी गवर्न्ड बाय द रिस्पेक्टिव पॉलिसीज ऑफ द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एज एप्लीकेबल टू अकाउंट्स दैट आर रीस्ट्रक्चर्ड। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक बार आपका अकाउंट कोविड-19 के कारण रीस्ट्रक्चर हो गया तो उसके बाद आपके जो अकाउंट कंडक्ट है अब वो उन्हीं पॉलिसीज से गवर्न होगा जो ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो हैं, सिविल जैसी कंपनीज, वो एक रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट पे अप्लाई करती हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये हो सकता है कि आपका चलो रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज अप्रूव हो गया, तो से सपोज आपका टेन्योर जो था वो पहले आज से 12 महीने बचा था, तो आपने उसको बढ़वा के आज से 36 महीने करवा लिया, 2 साल का आपने एक्सटेंशन ले लिया है जो अलाउड है रीस्ट्रक्चरिंग में। तो क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगले 36 महीने में अब अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया तो ही आपका सिविल स्कोर खराब होगा, या और अगर नहीं किया तो नहीं होगा? तो शायद एक ऑप्शन ये है कि ये लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं। और दूसरा है कि ये बोल रहे हैं कि इट विल बी गवर्न्ड एज पर द पॉलिसीज विच आर अप्लाइड टू अ रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट। तो फिर नॉर्मली तो अगर कोई अकाउंट जब रीस्ट्रक्चर होता है तो उसके स्कोर पे तो इम्पैक्ट आता है, डेफिनेटली उसका स्कोर तो कम होता है। तो फिर अब ये चीज़ जो है यहाँ पे कहीं क्लियर नहीं की है। मैंने काफ़ी सारा रिसर्च करने का ट्राई किया, बट फिर मैंने कहा जो भी मेरा फाइनल एक कंक्लूजन है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि इस पर इससे ज़्यादा और क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है। एक और चीज़ मुझे लगती है कि बिकॉज ऑफ कोविड कई सारे बैंक्स का एक तरह से देखा जाए तो डेफिनेटली नुकसान हो ही रहा है। मतलब एनपीएस ऊपर जा रहे हैं, रिकवरी इस टाइम पे हो नहीं रही है, रिकवरी की भी कॉस्ट बढ़ गई है। मतलब सडनली अगर एक बैंक को अक्रॉस द कंट्री इतने सारे लोगों के घरों पे, ऑफिस में अपने एजेंट्स भेजने पड़ रहे हैं, रिकवरीज करवानी पड़ रही हैं, तो ऑब्वियसली और लीगल कॉस्ट इतने बढ़ जाते हैं, फिर केसेस होते हैं, तो ये डेफिनेटली बैंक्स के पॉकेट पे एक झटका तो है। तो हो सकता है कि ये एक मतलब ये किसके भले के लिए, अगर स्कोर्स आज गिर जाते हैं सिविल के तो इवेंचुअली क्या होगा, आपके और मेरे जैसे बोरोअर्स को जो है वो हायर रेट पे लोन दे पाएंगे ना फ्यूचर में, क्योंकि अगर हमारे स्कोर कम है तो स्कोर कम वालों को ज़्यादा रेट पे लोन मिलते हैं फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉस्ट आज जा रही है बैंक के जेब से ज़्यादा, वो इवेंचुअली बैंकिंग सिस्टम हमसे ही फ्यूचर में रिकवर कर लेगा जब भी कोविड का सिनेरियो खत्म हो चुका होगा। तो हो सकता है इसके बिहाइंड शायद यही रीज़न है कि और क्लैरिटी दी नहीं जा रही है, और काफ़ी लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि आरबीआई को लिखा भी गया इसके ऊपर क्लैरिटी मांगते हुए, बट इस क्लॉज से ज़्यादा आगे की क्लैरिटी अभी तक कुछ भी नहीं आई है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लें। और इसलिए मैं शुरू से यही सजेस्ट करते आ रहा हूँ कि अगर आपके सारे दरवाजे बंद हो गए, कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा है, तो ही आप रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाएँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अभी भी बहुत क्लियर नहीं है। तो ये जब आपका अकाउंट रिस्ट्रक्चर हो जाएगा और रिपोर्टिंग हो जाएगी सिविल में, उसके बाद ही जो है फिर इवेंचुअली कुछ टाइम बाद आपको पता पड़ेगा कि फाइनली आपके स्कोर पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो आ जाते हैं दूसरी क्वेरी पे। सबसे ज़्यादा जो चल रही है इंटरनेट पे वो है कि माई बैंक इज़ नॉट अलाउइंग रिस्ट्रक्चरिंग टू मी। मैं मेरे बैंक के पास गया, मैंने अप्लाई किया, मैंने इन्वोक किया ये जो पॉलिसी है, बट बैंक मना कर रहा है। तो क्या उसको हक है मना करने का? पहला सवाल तो लोगों का ये कि क्या बैंक को हक है? आंसर इज़ येस, बैंक को डेफिनेटली हक है। आरबीआई ने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो बैंक्स के ऊपर छोड़ा है। तो जैसा पहला वाला मॉरिटोरियम आया था वो कंपलसरी था, उसके बाद से कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं आई है। जीईसीएल फैसिलिटी आई थी वो भी कंपलसरी नहीं आई थी, ये जो रिस्ट्रक्चरिंग आई है ये भी कंपलसरी नहीं है। तो बैंक्स इसमें ज़्यादातर क्या देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि ठीक है आज तो बोरोअर स्ट्रेस में है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पॉइंट ऑफ बैंक ये देख रहे हैं कि इसके आगे रिस्ट्रक्चर तो हम कर दें, बट क्या आज से 1 साल 2 साल बाद रिपेमेंट कैपेबिलिटी है इस बोरोअर में, कि मालूम पड़े अगर 2 साल बाद भी इसे एनपीए क्लासीफाई करना ही है तो फिर वो इतना और हैंगओवर उसमें क्यों ले, फिर उसमें इतने सारे लिटिगेशन में क्यों पड़े, माइट एज वेल आज ही एनपीए करके वो सब स्टार्ट करें। तो मतलब ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ प्रैक्टिकल अभी चैलेंजेस हैं, क्योंकि इतने सारे एप्लीकेशन उनके पास तो लाखों में एप्लीकेशन आ रहे हैं रिस्ट्रक्चरिंग के, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से वो लोग भी गुजर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर ये है कि येस, बैंक के पास डेफिनेटली एक अधिकार है कि वो आपको ना बोल दे इस रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, बट आपको जो है उनसे रिटर्न में एक रीज़न लेना चाहिए। बिकॉज आप भी राइटिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बैंक मैनेजर खाली आपको ओरली बता दे कि नहीं सर आपका तो नहीं पास हो पा रहा है, या मैडम आपका तो नहीं पास हो पा रहा है, ये मत सुन के लीजिए। आप उनको बोलिए कि ठीक है हमने आपको रिटर्न में एप्लीकेशन लिखा है या रिटर्न में आपके वेबसाइट पर अप्लाई किया, आप प्लीज़ ईमेल पे या लेटर में उसको रिस्पॉन्ड कीजिए कि बिकॉज ऑफ व्हाट रीज़न जो है आप मुझे रिस्ट्रक्चरिंग नहीं दे पा रहे हैं। और वो रीज़न से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो जो प्रॉपर चैनल है बैंक के, आप उसके थ्रू जाइए। तो बैंक के वेबसाइट पे आपको नोडल ऑफिसर्स के नंबर और ईमेल आईडीज़ मिल जाएंगे, उनके एमडी सीईओ के, उनके दूसरे सीनियर्स के जो हैं चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर के, तो ये सारे जो सीनियर्स की ईमेल आईडीज़ आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके केस में बहुत दम है और आपको एक गलत तरीके से ना बोला गया है, तो आप इस तरह से इन चीज़ों को हाईलाइट कीजिए। वो हो जाए तो ग्रीवियंस रिड्रेसल में डालिए बैंक के, या फिर आरबीआई के भी कंप्लेंट वाले फोरम है, आरबीआई का ओम्बड्समैन है, तो आप वहाँ पर फटाफट चीज़ों को एक के बाद एक नेक्स्ट लेवल पर एस्केलेट करते जाइए।
क्योंकि क्या होता है कि जब भी इन चैनल्स के थ्रू कोई प्रॉपर कंप्लेन जाता है ना, आप आपके ब्रांच मैनेजर को इधर ग्राउंड लेवल पे कितना भी बोलते रहेंगे, इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है। वो ट्राई कर सकता है आपको हेल्प करने का, आप उसके अच्छे कस्टमर है, बट उतना अर्जेंसी नहीं आती है। पर आप खुद ही सोचिए, जब कोई कंप्लेन एक MD CEO के ऑफिस में चली जाती है किसी भी बैंक के, तो उस MD CEO ऑब्वियसली पर्सनली ये सब नहीं देखता है, बट उनके ऑफिस में एक टीम होती है जो बहुत प्रायोरिटी पे सारे कंप्लेंट्स को देखती है। जनरली अगेन ये प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा फास्ट होता है, सरकारी बैंक्स में थोड़ा सा स्लो रहेगा, बट एक नॉर्मल एक ब्रांच में जाके हल्ला मचाने से अच्छा है कि आप ये प्रॉपर चैनल्स के थ्रू जाएं और उसके जो डिसीजन है, जो आपके रिस्ट्रक्चरिंग रिजेक्ट करने का जो डिसीजन आया है, उसको प्रॉपर चैलेंज करें। और उसके बाद भी अगर बैंक से नहीं आ रहा है तो देन फाइनली लीगली तो उनको अधिकार है ना बोलने का, तो आप और मैं जो है सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, वो हमें डेफिनेटली पूरी करनी है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ माय अकाउंट हैज़ टर्न्ड NPA आफ्टर 31 मार्च 2021। गाइज, हम अपने आप को ना बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं और बहुत नेगेटिव ना हम बहुत जल्दी हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ईमेल पे, चैट बॉक्स वगैरह में, फेसबुक के बहुत बारे क्वेरीज आए हैं। जून में आ रहे हैं, लाइक मई में ये पॉलिसी अनाउंस हुई है तो जून में लोगों के क्वेरीज आ रहे हैं, जुलाई में लोगों के क्वेरीज आ रहे हैं कि सर हमारा अकाउंट तो अभी NPA हो गया, 2 दिन पहले हो गया, 4 दिन पहले हो गया। देखिए, गाइडलाइन में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि एज ऑन 31 मार्च 2021 अगर आप स्टैंडर्ड है आपका अकाउंट, तो आप एलिजिबल हैं। अब अप्रैल मई जून में आपके साथ कुछ भी हो, रेलेवेंट ही नहीं है। अगर कोई ब्रांच मैनेजर, कोई बैंक मैनेजर आपको ये बोलकर मना कर रहा है कि आप तो भाई NPA हो गए हैं एज ऑन डेट, नहीं, आप एस्केलेट कीजिए फटाफट ये सब मैटर्स को ऊपर, बैंक के सब सीनियर्स की ईमेल आईडीज़ पे इसके मेल डालिए, क्योंकि डेफिनेटली आपका हक है। आप जून में NPA हुए तो वो तो इसलिए हुए ना क्योंकि सेकंड वेव आ गई थी, वो तो गवर्नमेंट को पता है ना, जिसने पॉलिसी बनाई उसको पता है कि आदमी को सेकंड वेव में अप्रैल में जून में तो स्ट्रेस आया है, तो तभी वो NPA होगा। तो इसलिए उन्होंने मार्च की डेडलाइन रखी कि चलो अज्यूमिंग कि मार्च, दिवाली से लेकर मार्च तक थोड़ा मार्केट सही चल रहा था, तो चलो जो लोग मार्च में NPA नहीं हुए हैं वो एलिजिबल हैं। और आपको एक और बात बता दूं, वो भी लिखा हुआ है कि मार्च तक भी जो लोग का अकाउंट स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड मीन्स अगर आप ओवरड्यू में भी चल रहे हैं, आपका ब्याज या EMI अगर 30 डेज, 60 डेज या अप टू 90 डेज, 89 डेज तक भी अगर ओवरड्यू है, तब भी आप एलिजिबल हैं। सिर्फ अगर आप NPA हैं मार्च 21 या उससे पहले, 31 मार्च 21 या उससे पहले, तो ही आप एलिजिबल नहीं है, नहीं तो आप एलिजिबल हैं। सॉरी, मैं ज़्यादा बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज इतनी ज़्यादा बार एक क्वेरी आ गई है और ये बहुत बॉदर करता है, वो बहुत दुख होता है देख कर कि लोग इस तरह की छोटे छोटे क्वेरीज के कारण एलिजिबल होते हुए भी अपना हक खो दे रहे हैं। इसलिए मैं उसको इतना एम्फेसाइज करके बहुत ही स्ट्रेस डाल के इस वीडियो में बोल रहा हूँ। अभी आगे आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पे कि इफ़ आई अवेल रीस्ट्रक्चरिंग इन वन ऑफ माई लोन अकाउंट्स, यानी कि पर्सनल लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, ऐसे इस टाइप के किसी लोन में अगर मैंने रीस्ट्रक्चरिंग ले ली है, तो व्हाट विल हैपन टू माई क्रेडिट कार्ड विद द सेम बैंक। ठीक है, अब टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, RBI के गाइडलाइन में भी किधर भी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं लिखा हुआ है, पर ये सब जो है वो आपके बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ इस सवाल के जवाब में कि डेफिनेटली आपके क्रेडिट कार्ड पे असर आ सकता है अगर आप उस बैंक के किसी दूसरे लोन को रिस्ट्रक्चर करवा रहे हैं। तो सवाल आता है क्यों, तो क्यों का ये जवाब है, क्रेडिट कार्ड भी एक तरह की उधारी है जो बैंक आपको दे रहा है, और वो जो दूसरे टाइप का आपका लोन है, अभी हमारे एग्जांपल में मान लेते कि एक पर्सनल लोन चल रहा है, तो वो पर्सनल लोन भी आपने उधार लिया हुआ है। तो टेक्निकली देखा जाए तो बैंक ने दोनों ही तरफ आपके ऊपर उधारी देने का एक डिसीजन लिया हुआ है। और अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं पर्सनल लोन के लिए, तो दैट मीन्स इट इज़ वेरी एविडेंट कि आप स्ट्रेस में, आप खुद ही सामने से डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप स्ट्रेस में चले गए हैं और आपको ऐसा रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड का फ्यूचर यूजेज जो है, तो क्रेडिट कार्ड का आपका उस दिन का जो आउटस्टैंडिंग है उसमें तो आप हकदार हैं कि आप उसकी भी EMIs में रिस्ट्रक्चरिंग अवेल कर सकते हैं। तो वही जो हमारे रिस्ट्रक्चरिंग के 2-3-4 ऑप्शंस हैं, उनमें से कुछ भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं बैंक के साथ। तो वो आपका हक है कि वो जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको EMIs में ब्रेक करके आप 24 महीने तक पे करें। पर उसके आगे का यूजेज तो बैंक के पावर में है ना, तो बैंक हो सकता है ये कर दे कि आपको बोल दे कि ठीक है आप इस अमाउंट को तो ब्रेक कर लेते हैं अपन, पर इसके आगे जो है आपका यूजेज अभी हम फ्रीज कर रहे हैं। HDFC बैंक ने जो अपनी ऑफिशियल पॉलिसी निकाली है उसमें क्लियरली लिख ही दिया है कि अगर आप किसी भी लोन के लिए रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी टाइप के लोन के लिए, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी जिस दिन आपका रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज अप्रूव हुआ उसी दिन से वो कार्ड जो है वो फ्रीज हो जाएगा। अगले 12 महीने तक वो फ्रोजन ही पड़ा रहेगा और 12 महीने बाद बैंक डिसाइड करेगा कि आपको वापस से वो लिमिट चालू करके देनी है या नहीं, और अगर देनी है तो पहले जितनी देनी है या कम कर देनी है। ठीक है, तो फिर से एक बार समराइज कर दूं, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि यस, आपके क्रेडिट कार्ड के लिमिट पे असर आ सकता है। तो इसलिए रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज अप्रूव करवाते टाइम ही ये सब अपने बैंक से क्लियर कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपका जो फायदा हो रहा है एक लोन को रिस्ट्रक्चर करवा के, और इधर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट से सपोज अच्छी चलती थी, 8 लाख 10 लाख भी लिमिट्स चलती हैं आजकल लोगों की, तो अगर वो लिमिट कहीं फ्रीज हो जा रही है और आप उसके भरोसे बैठे, तो ये फिर एक तरह से दूसरे टाइप का स्ट्रेस हो सकता है। मतलब यहाँ रिस्ट्रक्चरिंग फिर आपको हेल्प नहीं कर रही है, एक्चुअली हेल्पलेस कर रही है।
तो इसलिए ये सब ध्यान से सारे जो बोलते हैं ना फाइन प्रिंट जो है ना सारी पॉलिसीज़ का, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो मैंने बहुत बार पढ़ा है वो ये है कि ये पूरे जो रीस्ट्रक्चर अगर आप किसी अकाउंट को करवा लेते हैं तो ये रीस्ट्रक्चर्ड टेन्योर का जो आपका पूरा रीपेमेंट शेड्यूल है इस पर इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट लगेगा या कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगेगा। तो गाइस इसमें कोई दो राहें ही नहीं है, इसमें डेफिनेटली कंपाउंडेड इंटरेस्ट ही लगेगा। इसका क्या मतलब होता है, तो अगर आपका रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज कुछ ऐसा अप्रूव हो रहा है जिसमें आपको कुछ प्योर मोरेटोरियम पीरियड मिल रहा है, मोरेटोरियम का मतलब है कि आप पूरी ईएमआई ही उस पीरियड के लिए पे नहीं कर रहे हैं, और ईएमआई का मतलब होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों। तो आप अगर ये दोनों ही पे नहीं कर रहे हैं तो चलिए प्रिंसिपल पे तो डेफिनेटली इंटरेस्ट चलता ही रहेगा, पर जो इंटरेस्ट है जो आप पे नहीं कर रहे हैं 6 महीने तक, उस पर भी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का ही दूसरा टर्म होता है कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो जो ब्याज आप नहीं पे कर रहे हैं मोरेटोरियम पीरियड में, उस ब्याज पे आपके ही लोन की दर के हिसाब से ब्याज और ऐड होकर एक्यूमुलेट होती रहेगी, और वो मोरेटोरियम खत्म होने के बाद फिर जो अमाउंट आपने ओवरऑल रीपे करना है उसमें वो एक्यूमुलेटेड ब्याज जो है वो ऐड होके और एक शेड्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट ही लगेगा। सही बात है कि लास्ट ईयर जो मोरेटोरियम दिया था गवर्नमेंट ने मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक, उसका जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट का पोर्शन था फाइनली वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल आ गया था कि वो बोरोवर्स को नहीं लगाया जाएगा, वो वेव कर दिया गया था, और जिन भी बोरोवर्स को वो लग गया था उसे एक एक्स ग्रेशिया स्कीम के अंडर उनके अकाउंट में रिफंड भी कर दिया गया था। पर वो पास्ट है, इस बार ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। इस बार बोरोवर्स एक्सपेक्टेड है कि वो खुद ही ये चीज़ से अवेयर रहें, नॉलेज रखें इस चीज़ का कि भाई उन्हें ब्याज पे ब्याज लगने वाला है, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ही वो डिसाइड करें कि उन्हें रिस्ट्रक्चरिंग लेनी है या नहीं। तो आप भी इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा। और आगे कुछ और 2-3 मिसलेनियस क्वेरीज हैं जो मैं क्विकली कवर कर लेता हूँ। एक हमें बहुत पूछने में आता है कि मोरेटोरियम 1.0 जो आया था उसके अंदर सपोज किसी का ये सवाल था कि 1.0 जो मोरेटोरियम आया था, हमने हमारा टेन्योर का एक्सटेंशन पूरा 24 महीने का तभी ले लिया था, पर उसके अंदर मोरेटोरियम जो है वो सिर्फ 6 महीने का लिया था। ठीक है, मतलब 6 महीने तक उनको ईएमआई नहीं देनी थी और फिर बचे हुए 18 महीने में सारा अमाउंट जो है वो देना था। तो अब उनका क्वेश्चन ये था कि 6 महीने के मोरेटोरियम को क्या मैं एक्सटेंड करा के और 6 महीने बढ़वा सकता हूँ या और 12 महीने बढ़वा सकता हूँ। तो आरबीआई की गाइडलाइन जो है वो इसको अलाउ करती है, क्योंकि सीधी बात है अगर उसका रिस्ट्रक्चरिंग 1.0 जो है वो अगस्त या सितंबर में आया था लास्ट ईयर, तो तब से 6 महीने में ही सेकेंड वेव आ गई थी। तो बाय द टाइम ऐसे किसी बोरोवर का 6 महीने का मोरेटोरियम खत्म हुआ होगा तो इतने में सेकेंड वेव आ गई। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ऑब्वियसली उसको फिर से मोरेटोरियम की ज़रूरत लग रही है। तो ऐसे में आप डेफिनेटली अप्रोच करें अपने बैंक को, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन बोलता है कि पुट टुगेदर रिस्ट्रक्चरिंग 1.0 एंड 2.0 ये दोनों में मिलाकर ओवरऑल 24 महीने का जो बेनिफिट है आपको अलाउड है। तो जब तक आपका ओवरऑल जो टेन्योर है वो 24 महीने से आगे नहीं जा रहा है, उस 24 महीने के अंदर आप कितना भी मोरेटोरियम, मतलब वो आपके और बैंक के बीच की बात है, अब वो बैंक को अग्री करना चाहिए आपको मोरेटोरियम देने में, पर कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम नहीं है, वो देना चाहें तो दे सकते हैं, ये उनका डिसीजन है। तो हम तो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको लगता है अगर और मोरेटोरियम चाहिए तो जस्ट बिकॉज आपने 1.0 स्कीम में ले लिया है इसलिए रुक मत जाइए, जाकर डेफिनेटली चेक कीजिए बैंक से। इतना ही लिमिटेड पॉइंट है इस क्वेरी के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं क्विकली। तो अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सुनने में आए हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है अभी एग्जिस्टिंग लोन पे, तो क्या रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे उसमें कुछ डिस्काउंट दे दिया जाएगा, क्या वो इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है? तो अगेन इसमें कोई आरबीआई का गाइडलाइन ऐसा सच अप्लाई नहीं होता है कि आपका रेट नहीं कम किया जा सकता है, पर प्रैक्टिकली अगर सोचें तो बैंक ऑलरेडी जो है आपको एक तरह से ये फैसिलिटी दे रहा है। मुझे लगता है बहुत ही डिफिकल्ट है कि उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रिडक्शन के साइड पे कोई भी बैंक सोचे। हाँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात बैंक ज़रूर कर सकता है, ये तो बहुत से बैंक्स कर भी रहे हैं, बट हाँ रिडक्शन अगेन सिंपल पॉइंट है कि आप नेगोशिएट करें। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन नेगोशिएटिंग इट। आप डेफिनेटली उनको पुश करें कि आप स्ट्रेस में हैं और मार्केट में रेट्स बहुत नीचे आए हैं। मार्च 2020 के बाद से जिस तरह से ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में जैसी लिक्विडिटी सारे ही गवर्नमेंट्स ने मार्केट्स में डाल दी है, तो उसके कारण से काफ़ी सारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो नीचे आ गए। आपने देखा होगा आपके एफडीज़ के रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गए हैं, तो सिमिलरली लोन्स के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गए हैं। तो एज अ कमर्शियल पॉइंट डेफिनेटली उसको नेगोशिएट करें, बट एज अ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज वो होगा ही, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। ठीक है, एंड इसी टाइम पे मैं एक चीज़ और हाईलाइट कर दूं, आप जब हमारा HDFC या SBI का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दिख भी जाएगा कि बहुत सारी कंपनीज़ ने इनफैक्ट अपफ्रंट लिख ही दिया है कि अगर ये आपका रिस्ट्रक्चरिंग अप्रूव होता है तो फॉर एग्जांपल SBI ने लिखा है कि 0.35% से वो आपका रेट बढ़ा देगा। तो मतलब अगर 8% पे आपका कोई लोन चल रहा था तो 8.35 हो जाएगा रिस्ट्रक्चरिंग होने के बाद, और वो फिर पूरे बचे हुए टेन्योर के लिए 8.35 पे चलेगा। रिस्ट्रक्चरिंग तो आप 2 साल के लिए एंजॉय कर रहे हैं, पर आपके होम लोन का टेन्योर हो सकता है 10 साल बचा हो भी, तो पूरे 10 साल तक एज ऑफ नाउ वो 8.35 जो है वो उसका रेट बन जाएगा। उसी के साथ साथ गाइस कुछ बैंक्स जो हैं या NBFCs जो हैं खास करके, वो एक
प्रोसेसिंग फ़ी लगा रही है इसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए, 5,000, 8,000, 10,000 ऐसे रेंज में वो लोग फ़ी भी चार्ज कर रहे हैं एज अ सर्विस, क्योंकि वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो ये भी एक कॉस्ट जो है वो आप कंसिडर कर लीजिएगा बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन। सो वील क्विकली मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज इनफैक्ट आवर फाइनल क्वेश्चन। एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है पर सरप्राइजिंगली ये मतलब 2-3 बार ये भी आ गया, तो आई जस्ट थॉट ये कवर कर लेते हैं कि कुछ लोगों का सवाल है कि गलती से अप्लाई हो गया है HDFC के रिस्ट्रक्चरिंग में या फलाने बैंक के रिस्ट्रक्चरिंग में, गलती से ऑनलाइन अप्लाई हो गया है, तो उसको हम रोल बैक करना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है और उसके लिए चार्जेस क्या लगेंगे। तो देखिए, एक तो बैंक मोर देन हैप्पी होगा ऐसा एक कस्टमर अगर उसको मिल जाता है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग अप्लाई करने के बाद मैं ये रिक्वेस्ट लेके आ रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली दे विल बी हैप्पी। इसमें कोई चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं। एक तो पहली बात वो मांगेंगे ही नहीं, मांगते हैं तो डेफिनेटली ज़रा ये तो आप RBI को फटाफट ट्विटर पर टैग करके ना कंप्लेंट रेज कर दीजिएगा कि ऐसा ऐसा आपसे चार्जेस मांगा जा रहा है और गलती से क्लिक हो गया। तो ये ऐसा पैकेज है कि जनरली जो है बैंक्स इसको सिस्टम में अपलोड करने से पहले कस्टमर का कंसेंट ले रहे हैं। तो आपसे सिर्फ ऑनलाइन जाके वो 2-4 क्लिक करके अगर वो अप्लाई हो गया तो डजेंट मीन कि आपका रीपेमेंट शेड्यूल ऐसे ही चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी करने के लिए बैंक को आके आपका कंसेंट लेना पड़ेगा। अरे आपसे डॉक्यूमेंटेशन साइन करवाना पड़ेगा, आपसे सैंक्शन लेटर साइन करवाएंगे, आपसे नया लोन एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, आपसे स्टैम्प ड्यूटी भरवाएंगे। तो मैं ऐसे थोड़ी खाली ऑनलाइन अप्लाई करने से कोई हो जाएगा। तो डरिए मत। मेरा सिंपल सबमिशन इस पॉइंट पे इतना ही है कि क्वेरीज बार बार आ रहे हैं, गलती से अप्लाई हो गया है, इन्फॉर्म कर दीजिए, कंसर्न ईमेल आईडी पे ईमेल डाल दीजिए और उसके बाद इतना उस पर हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चंस की जो ब्रॉड लिस्ट है वो खत्म होती है। हम ऑनगोइंग बेसिस पे और ऑब्जर्व करते रहेंगे और क्या क्या मेजर क्वेरीज आ रहे हैं उनको हम एड्रेस करने का ट्राई करते रहेंगे। इन द मीनवाइल, क्योंकि इन्वोकेशन डेट अब पास में आ रही है, तो आपके भी और भी ऐसे अगर जो भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। हम लोग रेगुलर बेसिस पे उसको रिप्लाई करते रहते हैं। कभी कभी रिप्लाई आने में एक 4-5 दिन 6 दिन लग सकते हैं, बट आपको रिप्लाई आएगा ज़रूर। हमारी कोशिश रहती है कि हम सभी कमेंट्स को जो है वो 1 बाय 1 रिप्लाई करते रहें, तो आपको डेफिनेटली रिप्लाई आ जाएगा। तो आप प्लीज़ आपकी क्वेरी नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे इमीडिएटली लाइक कर दीजिए आपके टाइम का 1 सेकंड निकाल के, और दूसरा सेकंड निकाल के इस वीडियो को अभी के अभी आपके कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली, कजिन्स जो भी हैं सभी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आई थिंक ये ऐसा टॉपिक है जो लाइफ में एज ऑफ नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल को एप्लीकेबल है। सब लोग कुछ ना कुछ फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे हैं कोविड के बाद। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा हमें भी एंकरेजमेंट मिलता रहेगा और इस तरह की वीडियोज़ को बनाते रहने के लिए, आप लोगों की क्वेरीज रिप्लाई करते रहने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और हम जल्दी फिर से मिलते हैं इसी तरह के एक नॉलेज भरे इंसाइटफुल नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू।